इस वीडियो में आप डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन क्षमता का विकास प्रश्न पत्र जो कि वर्ष 2021 में पूछा गया था उसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। यदि आप चतुर्थ सेमेस्टर के वर्ष 2019 और वर्ष 2020 में पूछे गए सभी प्रश्न पत्रों का कंप्लीट सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करना ना भूलें। पहला प्रश्न पूछा गया है स्पर्श व्यंजन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह जो होता है वह स्पर्श व्यंजन नहीं बल्कि अंतस्थ व्यंजन होता है, तो पहले का ऑप्शन नंबर 4 यह इसका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है मूर्धन्य स वर्ण का उच्चारण स्थान है, तो ऑप्शन नंबर 2 मूर्धा इसका सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है ज्ञ वर्ण किन दो वर्णों के मेल से बना हुआ है, तो ज प्लस य वर्ण मिल करके ज्ञ वर्ण बना हुआ है, यानी कि तीसरे का ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा। चौथा प्रश्न पूछा गया है अंग और अह वर्ण कहलाते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 अयोगवाह इसका सही उत्तर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है साइलेंट वर्णों का प्रयोग होता है। देखिए साइलेंट दो तरीके से आप इस प्रश्न को कंसीडर कर सकते हैं। साइलेंट मूक मौन वर्णों की बात हो रही है तो लगभग प्रत्येक भाषा में मूक वर्णों का प्रयोग होता है, लेकिन अगर साइलेंट वर्ड के रूप में अगर देखा जाए कि साइलेंट वर्ड कहाँ से और किस भाषा से आया हो तो इसका उत्तर आप अंग्रेजी लगा सकते हैं। वैसे ये पूरा आयोग पर डिपेंड करेगा कि वह साइलेंट वर्ड को कंसीडर करते हैं या फिर इनके वर्ण, जैसे कि आप देखेंगे बहुत से ऐसे हिंदी में भी वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण करते समय उसका ध्यान नहीं दिया जाता है, तो अगर उस सेंस में लिया जाएगा तो हिंदी में भी और संस्कृत में भी होते हैं, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 4 भी सही हो सकता है। अब ये पूरा आयोग पर डिपेंड करेगा कि वो किसको सही उत्तर मानते हैं। ठीक है, छठा प्रश्न पूछा गया था महाप्राण वर्ण होते हैं, तो प्रत्येक स्पर्श व्यंजन का दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है महाप्राण वर्ण कहलाते हैं, यानी कि छठे का ऑप्शन नंबर 3 ख और घ इसका सही उत्तर हो जाएगा। सातवां प्रश्न है संज्ञा शब्द होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 विकारी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आठवां प्रश्न है सर्वनाम के भेद होते हैं, तो कुल 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा संबंधवाचक, पांचवा प्रश्नवाचक और छठा निजवाचक सर्वनाम होते हैं, तो आठवें का ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। नौवां प्रश्न पूछा गया था वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। पहला कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य, तो 9वें का ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर है। 10वां प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा उद्धरण विराम चिन्ह होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा 10वें का। बात करेंगे 11वें प्रश्न की संबोध निर्माण का चरण है। देखिए संख्या पूर्व जो बच्चों की तैयारी कराई जाती है, यानी कि बिल्कुल प्रारंभिक स्टेज से जब बच्चों को संख्याओं का ज्ञान कराया जाता है तो उस समय उनको आपस में संख्याओं की तुलना करके और एक दूसरे से मिला करके भी उनमें एक तरीके से डेवलपमेंट किया जाता है उनमें विचारों का, तो संबोध निर्माण उसी को कहते हैं। इस वजह से इसका ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा 11वें का। 12वां प्रश्न पूछा गया है, देखिए संबोध निर्माण के आधार पर निम्न में से कौन सा सत्य है। ठीक है, यानी फिर संख्या पूर्व तैयारी की बात हो रही है। जब बच्चा बिल्कुल अज्ञान है संख्याओं से तो उनके बीच हम मूर्त और अमूर्त के बीच क्रम के अनुभव के माध्यम से उनको संबोध निर्माण कराएंगे, यानी कि जो बच्चा पहले से मूर्त रूप में जानता है और जो अमूर्त रूप जिसके बारे में उसको ज्ञात नहीं है उनके बीच एक क्रम से अनुभव करा करके उनको संख्यापूर्ण यानी कि संबोध निर्माण की प्रक्रिया चलती है, तो 12वें का ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। 13वां प्रश्न है संख्या 65,342 में संख्या 78,443 जोड़ने पर प्राप्त संख्या के हजार वाली संख्या होगी। दोनों को आप बहुत आसान क्वेश्चन है, दोनों को जोड़ करके और हजार वाले स्थान पर आप देखेंगे कि संख्या 3 आएगी, इस वजह से 13वें का ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। 14वां प्रश्न है संख्या 6534 को 7 से भाग देने पर भागफल एवं शेषफल निम्न में से क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा। आप आराम से इसको भाग दे करके देख सकते हैं। 14वें का ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर है। 15वां प्रश्न है एक ऑयल मिल की वार्षिक आय 3,97,796 है तथा दूसरे ऑयल मिल की वार्षिक आय 2,46,759 है, तो पहले मिल की वार्षिक आय दूसरे से कितनी अधिक है। सिंपली आपको घटाना है, पहला वाला जो है उसमें से दूसरे वाले की आय को घटा देंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा 1,51,037 रुपये, यानी 15वें का ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। अब बात करेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्नों की। 16वां प्रश्न है भाषाई कौशल के प्रकार लिखिए। 4 प्रकार के भाषाई कौशल होते हैं। पहला सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, इसी को हम लोग बोलते हैं श्रवण कौशल, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल, पठन कौशल और लेखन कौशल। 17वां प्रश्न है सुलेख का महत्व लिखिए। सुलेख का मतलब ही होता है सुंदर लेख, यानी सुलेख के माध्यम से बच्चों को
वर्ण जो वो लिखेंगे उनके बीच सही अनुपात को बता करके उनको सुंदर लेखन के लिए प्रेरित किया जा सकता है। 18वां प्रश्न है, शुद्ध उच्चारण अभ्यास की विधियां बताइए। शुद्ध उच्चारण अभ्यास के लिए बच्चों को सबसे पहले टीचर खुद सस्वर वाचन करके फिर उसका अनुकरण बच्चों को करने के लिए बताएगा, जिससे उनका उच्चारण शुद्ध हो सके। इसके अलावा अगर विभिन्न जो मुख में जिह्वा जिनको टच करके वर्ण निकलते हैं उनमें अगर कोई विकार है तो डॉक्टर्स के माध्यम से बच्चे उनके अभिभावक को एक सुझाव दे सकते हैं कि आप मेडिकल की सहायता ले सकते हैं। इसके अलावा जो वर्ण होते हैं उनका सही तरीके से ज्ञान करा करके बच्चों के उच्चारण को शुद्ध किया जा सकता है। 19वां प्रश्न है, अपने से छोटों के लिए स्नेहपूर्ण 4 शब्द लिखिए। तो आप कोई भी 4 शब्द लिख सकते हैं, शुभ चिंतक, हितैषी, प्रिय, अनुज। इस प्रकार से आप कोई भी 4 शब्द लिख सकते हैं। 20वां प्रश्न है, अवयव को सुधारण स्पष्ट करिए। ऐसे शब्द जिसमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई विकार नहीं उत्पन्न होता है उसको अवयव कहते हैं। ठीक है, और इसके उदाहरण आप लिख सकते हैं, इधर, उधर, किंतु, क्यों, जब, तक, इसलिए, ये सभी अवयव के उदाहरण हैं। 21वां प्रश्न है, अनुनासिक ध्वनि युक्त 4 शब्द लिखिए। तो अनुनासिक शब्द उन शब्दों को कहते हैं जिनको बोलते समय मुख के साथ साथ नासिका यानी नाक से भी हवा निकलती है, उसको अनुनासिक शब्द बोलते हैं। जैसे कि इसमें जो चंद्र बिंदु होती है उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आप इसका उदाहरण शब्द लिख सकते हैं, कुआं, चांद, अंधेरा, ये सभी अनुनासिक शब्द हैं। बात करेंगे 22वें प्रश्न की, संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं, विच्छेद कीजिए। देखिए, आप लोगों में से बहुत से अभ्यर्थियों की ये प्रश्न गलत हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पर स्वर अगर आप लोग ध्यान नहीं देंगे तो अक्षर त्र ज्ञ वाला जो लिख देंगे तो वो व्यंजन में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे स्वर पूछा गया है, तो स्वर संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं, तो ए, औ होते हैं। और इनका विच्छेद अगर आप लिखें तो अ प्लस बड़ी ई मिल करके ए बनता है, अ प्लस ए मिल करके ए बनता है, अ प्लस छोटा ऊ मिल करके ओ बनता है, और अ प्लस ओ मिल करके औ बनता है। ये आपको लिखना था। 23वां प्रश्न है, राम ने रावण को मारा, वाक्य में कर्म वाच्य में परिवर्तित कीजिए। देखिए, राम ने रावण को मारा, यहाँ पर कर्ता की प्रधानता है यानी कि कर्तृवाच्य है। कर्मवाच्य में आप बना देंगे रावण राम के द्वारा मारा गया। आपका उत्तर हो जाएगा रावण राम के द्वारा मारा गया। 24वां प्रश्न है, लिखना सिखाने की पद्धतियों को बताइए। तो लेखन की विधियां कई प्रकार की होती हैं, जिसमें पहला अनुकरण विधि, यानी कि बच्चे को उत्तर पुस्तिका में कुछ शब्द या फिर वाक्य ऊपर लिख करके दे दिए जाते हैं पहली लाइन में, और उससे अनुकरण करने के लिए बोला जाता है। दूसरा होता है पेस्टोलॉजी विधि। इस विधि में बच्चे को सबसे पहले सीधी लाइन, उल्टा, अर्धवृत्त, वृत्त, टेढ़ी लाइन, ये सभी खींचना सिखाया जाता है। ठीक है, तीसरा विधि होता है मॉन्टेसरी विधि। इस विधि में एक मोटे गत्ते या फिर लकड़ी के टुकड़े पर कुछ उभरे हुए वर्ण लिखे रहते हैं, जिस पर बच्चे को उंगली फेरने के लिए बोला जाता है, और जब उसका अभ्यास हो जाता है तब उसको लिखने के लिए प्रेरित किया जाता है। तो ये कुछ आप लिख सकते थे। 25वां प्रश्न है, पठन की प्रक्रिया में आरोह अवरोह का महत्व बताइए। जब ऐसा आप करेंगे तो बच्चे आप पर ध्यान देंगे, आपकी बातों पर ध्यान देंगे, और कक्षा में एक इंटरेस्ट का माहौल बना रहेगा। ठीक है, 26वां प्रश्न है, अग्नि के 4 पर्यायवाची शब्द लिखिए। अनल, पावक, आग, दहन, ज्वलन, ये सभी अग्नि के पर्यायवाची शब्द हैं। 27वां प्रश्न है, घटाने से क्या आशय है। उत्तर लिख सकते हैं कि जोड़ की उलट प्रक्रिया को घटाना कहते हैं, यानी कि किसी संख्या में से कुछ संख्या निकाल लेना घटाना कहा जाता है। 28वां प्रश्न है, संबोध निर्माण के चरण से आप क्या समझते हैं। तो संबोध निर्माण, जैसा कि मैंने पहले बताया कि संख्या पूर्व तैयारी को कहा जाता है, तो इसके संबंध में आप लोग लिख सकते हैं कि बच्चे को सबसे पहले उनके जो व्यवहार में चीज़ें होंगी, यानी कि जो मूर्त रूप में होंगी, उनको दिखा करके उनके पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए उनको संख्याओं का ज्ञान कराना चाहिए। तो ये सब कुछ आप लिख सकते हैं संबोध निर्माण के संबंध में। 30वां प्रश्न है, किसी संख्या के भाजक 9 है। ठीक है, संख्या का भाजक जो है वो 9 दिया गया है। आगे देखिए, भागफल 7 है, शेषफल 6 है, तो भाज्य ज्ञात कीजिए। भाज्य मतलब जिसमें संख्या से भाग दिया जाता है उसकी बात की जा रही है। तो फार्मूला आपका होता है भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो यहाँ पर जो भागफल है और जो भाजक है उसका आपस में गुणा कर देंगे, यानी 9 7 63 हो जाएगा, प्लस 6 उसमें जोड़ देंगे, यानी कि 63 और 6 69 आ जाएगा, जो कि आपका उत्तर हो जाएगा 29 का। 30वां प्रश्न है, किसी पुस्तकालय में एक अलमारी में 725 पुस्तकें आती हैं, तब 7,19,925 पुस्तकों को रखने के लिए कितनी
अलमारियों की आवश्यकता होगी। तो सिंपली आप इस संख्या में एक 725 से भाग दे दीजिए। 993 यानी कि कुल 993 अलमारियों की आवश्यकता होगी इन पुस्तकों को रखने के लिए। बात करेंगे लघुत्तरीय प्रश्नों की। 31वां प्रश्न है, हिंदी भाषा में विराम चिन्हों के महत्व को स्पष्ट करिए। विराम चिन्हों के माध्यम से हमें यह पता चलता है कि किस शब्द पर या फिर किस वाक्य पर ज़्यादा जोर देना है, किस वाक्य के बाद कितना ठहराव होना है, साथ ही किस जो वक्ता है यानी जो बोल रहा है वह उसका भाव क्या है, इन सभी का ज्ञान हमें विराम चिन्हों के माध्यम से ही होता है। तो ये कुछ महत्व आप लिख सकते हैं। 32वां प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर चित्र पठन का महत्व बताइए। देखिए, प्राथमिक स्तर पर चित्र पठन का बहुत ही महत्व होता है, क्योंकि बच्चों की पुस्तकों में आप देखेंगे तो उनकी लेखन से ज़्यादा उनमें चित्र दिए गए रहते हैं, वो भी रंगीन चित्र, क्योंकि बच्चे उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और इस वजह से उनका पढ़ने में मन लगता है। तो चित्र पठन का प्राथमिक स्तर पर बहुत ही महत्व होता है, क्योंकि जो बच्चे को लेखन शैली सिखाई जाती है वह भी सबसे पहले चित्रों के माध्यम से। आप देखेंगे कि पहले गोला बनाना, वृत्त बनाना, अर्धवृत्त बनाना, हाफ गोला बनाना, सीधी लाइन खींचना, टेढ़ी लाइन खींचना, ये सभी एक तरीके से चित्र ही तो हैं। तो प्राथमिक स्तर पर चित्र पठन का महत्व आप इस प्रकार से कुछ लिख सकते हैं। 33वां प्रश्न है, वर्तनी सुधार हेतु कक्षा कक्ष में किए जाने हेतु अपने सुझाव लिखिए। देखिए, वर्तनी सुधार के लिए सबसे पहले बच्चे को वर्ण का ज्ञान होना आवश्यक है। तो सबसे पहले वर्ण का ज्ञान कराएंगे, कौन सा वर्ण मुख के किस भाग से उच्चारित होता है उसके बारे में सही जानकारी देंगे। साथ ही अगर क्षेत्रीयता का प्रभाव है तो सबसे पहले अध्यापक सस्वर वाचन करेगा और उसका अनुकरण करने के लिए बच्चों को बोलेगा। इस प्रकार से वर्तनी सुधार किया जा सकता है। 34वां प्रश्न है, अल्प प्राण एवं महाप्राण ध्वनियों में अंतर स्पष्ट कीजिए। ऐसे वर्ण जिनको बोलते समय मुख से कम वायु निकलती है उसको अल्प प्राण व्यंजन कहा जाता है। जैसे कि किसी भी जो स्पर्श व्यंजन है उसका पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो होता है अल्प प्राण कहा जाता है। इसी प्रकार से अगर महाप्राण की बात की जाए तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में अधिक प्रयत्न करना पड़ता है और बोलते समय मुख से अधिक वायु निकलती है उन्हें महाप्राण व्यंजन या फिर वर्ण कहते हैं। इनकी कुल संख्या 15 होती है। किसी भी जो स्पर्श व्यंजन होते हैं उनके दूसरे और चौथे वर्ण को महाप्राण कहा जाता है। इसके अलावा आप लोग लिख सकते हैं कि तालव्य श, मूर्धा श, स और ह और कढ़ाई वाला ढ़ ये सभी महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। बढ़ते हैं 35वें प्रश्न की तरफ। अर्थ की दृष्टि से वाक्यों के भेद बताइए। स्थानवाचक या फिर विधिवाचक वाक्य, दूसरा निषेधवाचक वाक्य, तीसरा आज्ञा सूचक, चौथा प्रश्नवाचक, पांचवा विस्मयादि बोधक, छठवां इच्छा बोधक, सातवां संदेह सूचक वाक्य और आठवां संकेतार्थक वाक्य। ये कुछ आप लिख सकते थे। 36वां प्रश्न है, लिखना सिखाने हेतु मारिया मॉन्टेसरी का मत क्या है। देखिए, मॉन्टेसरी ने एक विधि दिया था जिसको मॉन्टेसरी विधि के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने ये बताया था कि मोटी लकड़ी या फिर गत्ता जो मोटा पेपर होता है उसके माध्यम से कुछ वर्ण को उसी आकार में काट लेते हैं और बच्चे को उस पर उंगलियां फेरने के लिए कहते हैं। इस प्रकार से उसके मन वृत्ति पर उस वर्ण का एक छाप पड़ जाता है। उस प्रकार से वह धीरे धीरे उस वर्ण को लिखना सीख जाता है। तो ये मारिया मॉन्टेसरी की विधि उन्होंने बताई थी। बात करेंगे 37वें प्रश्न की। अनुस्वार एवं अनुनासिक ध्वनियों में अंतर को सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। अनुस्वार के बारे में आप लिख सकते हैं कि स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है, इसकी ध्वनि नाक से निकलती है। हिंदी भाषा में बिंदु अनुस्वार बिंदु का प्रयोग करके बताया जाता है, ठीक है। और इसके बारे में आप लिख सकते हैं धूल, सुंदर, पंक्ति, चकाचौंध, श्रृंगार, संसर्ग, वंचित, गंध, ये सभी अनुस्वार के उदाहरण हैं। वहीं अनुनासिक के बारे में आप लिख सकते हैं कि अनुनासिक स्वरों के उच्चारण में मुख से अधिक तथा नाक से बहुत कम सांस निकलती है। इन स्वरों पर चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। और इसके बारे में आप लिख सकते हैं उदाहरण के तौर पे आँख, माँ, गाँव, ये सभी अनुनासिक शब्द होते हैं। बात करेंगे 38वें प्रश्न की। संबोध निर्माण के क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। तो संबोध निर्माण इस प्रश्न में लगभग 3 बार पूछा जा चुका है अब तक। तो संबोध निर्माण का मतलब ही यही होता है कि जो बच्चों को हम अंकों से परिचित कराने जा रहे हैं, यानी कि संख्या पूर्व से पहले की जो तैयारी होती है उसको संबोध निर्माण कहते हैं। और इसके क्षेत्र के बारे में बात की जाए तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं कि बच्चे संख्या सीख करके दैनिक जीवन में जो विभिन्न प्रकार की गणितीय संक्रियाओं का वो प्रयोग करते हैं, चाहे कुछ भी सामान खरीदते समय पैसे की लेन देन के तौर पे या फिर किसी भी प्रकार से उनके आम तौर की ज़िंदगी में गणित का बहुत महत्व है और संख्याओं का यूज होता है। तो ये कुछ संख्या पूर्व तैयारी का क्या कुछ उपयोग है और किन किन क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है इसके बारे में आपसे पूछा गया और आप आसानी से लिख सकते हैं।
29वां प्रश्न है, इकाई से दहाई तक बढ़ने में आने वाली समस्याएं क्या हैं? बच्चे को जब एक अंक के संख्या के बारे में बताया जाता है, जैसे कि 1 से लेकर के 9 तक की, तो वो इकाई के अंक की ही केवल उसमें होते हैं। लेकिन जब दहाई वाले अंक का भी प्रयोग किया जाए, जैसे 2 अंकों की संख्या का प्रयोग किया जाए, जिसमें से 11 से लेकर के 99 तक का अंक ले सकते हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि बच्चे इकाई वाले अंक यानी एक संख्या वाले अंक को आसानी से समझ लेते हैं, लेकिन दहाई वाले अंकों को उतनी आसानी से नहीं समझ पाते हैं। और उनको पहले माइंड में कॉन्सेप्ट बनाना पड़ता है कि इकाई वाले अंक में 1 से गुणा करेंगे और दहाई वाले में 10 से गुणा करेंगे और आपस में जोड़ देंगे, तब इस प्रकार से कुछ उनके माइंड में एक इमेज बन पाती है। तो ये कुछ समस्याएं आप लिख सकते हैं। 40वां प्रश्न है, भाग के गुणधर्म से आप क्या समझते हैं? भाग के गुणधर्म के बारे में आप लिख सकते हैं कि किसी संख्या में अगर 0 से भाग दिया जाए तो वह अपरिभाषित हो जाता है, लेकिन अगर 0 में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो वह हमेशा 0 आता है। वहीं आप लिख सकते हैं कि किसी संख्या में अगर हम लोग 1 से भाग देते हैं तो उसका भागफल हमेशा वही संख्या प्राप्त होता है, ठीक है। और अगर किसी संख्या द्वारा 1 में भाग दिया जाता है तो उस संख्या का व्युत्क्रम हो जाता है। तो ये कुछ गुणधर्म आप लिख सकते हैं। इस दोस्तों, यहाँ पर आपका पूरा वीडियो समाप्त हो चुका है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आप वर्ष 2019 और वर्ष 2020 में चतुर्थ सेमेस्टर में पूछे गए सभी प्रश्न पत्रों का कंप्लीट सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।